Hello students, today we are going to read geography for our optional subject, and one of the topics under urban development is our regional planning, which is a core part of our geography optional syllabus. So we are going to cover that today. So first we will look into the concept of region. What is the meaning of region? So हम अगर ब्रॉडली पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एक अर्थ सरफेस का पार्ट है। अब इसमें डिस्टिंक्ट क्या है, तो देखो एक तो ये डिस्टिंक्ट अपने आप में रहता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये कोहेसिव रहता है अपने नेचर में। कोहेसिव मतलब क्या होता है, एक तरीके से इंटरनल यूनिटी या फिर इंटरकनेक्टेडनेस फील होती है जहाँ पे हम रहते हैं उस स्पेस से, और इंटरनली कंसिस्टेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उस पार्ट को, मतलब उस रीजन को अर्थ सरफेस से अलग करता है, जहाँ पे हम लोगों को डिस्टिंक्ट, कोहेसिव, इंटरनली कंसिस्टेंट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। It provides a spatial framework. Spatial is related to basically the space, area. तो ये हमें क्या करता है, स्पेस या एरिया का फ्रेमवर्क देता है जो कि हमारी ज्योग्राफिकल नॉलेज और प्लानिंग इंटरवेंशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो हम लोग देखेंगे कि फेमस एक कोट है बाय R. Hartshorne, a region is a device for selecting and generalizing the geographical facts. तो geographical facts को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो क्या है, रीजन एक डिवाइस है जो कि हमें इसका सिलेक्शन और जनरलाइज्ड वे में हेल्प करता है। डिफाइनिंग द रीजन, देखो हम स्पेशल फ्रेमवर्क से कर सकते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस से कर सकते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं, और कोहेसिवनेस से कर सकते हैं। स्पेशल फ्रेमवर्क आई already told you related to the space, area, the geographical structure that supports the regional organization. Distinctiveness is यानी अलग, जो कि अलग दिखे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक अलग रीजन दिख रहा है या अलग एक स्पेस दिख रही है जिसको हमने क्या करा है, एज अ रीजन नाम दे दिया है। देन द इंटरनल कंसिस्टेंसी, कि एक यूनिफॉर्मिटी बनती रहे, एक हार्मनी चलती रहे बिटवीन द डिफरेंट फीचर्स विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट वी टर्म एज अ रीजन। देन एक कोहेसिवनेस रहे, कोहेसिवनेस मतलब क्या हो गया, एक इंटरनल यूनिटी हमें दिखे या फिर इंटरकनेक्टेडनेस दिखे हमारी किसके साथ, उस पर्टिकुलर रीजन के साथ। नेक्स्ट कम्स द नेचर एंड द पर्पस ऑफ रीजन। हम क्यों इसको रीजन डिफाइन करें, हम क्यों इस पर्टिकुलर एरिया का नाम रीजन रखें, इसका क्या मतलब है, इसका नेचर क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक रीजन एक जस्ट अ जोग्राफिकल स्पेस नहीं हो सकती, हमें इसका और भी ज़्यादा मतलब लेना पड़ेगा। तो ये एक एनालिटिकल टूल की तरह भी काम करती है। एनालिटिकल टूल की मतलब ये एक तरीके का पैटर्न शो करती है, रिलेशनशिप्स बताती है, डिफरेंसेस बताती है, एक स्पेशल फ्रेमवर्क बताती है, या फिर एक डिस्टिंक्टिवनेस बताती है बिटवीन द रीजन्स, और अपना एक अलग महत्व बताती है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम इसके, तो फीचर्स देखो क्या क्या है। फर्स्ट इज होमोजेनिटी। होमोजेनियस हमने बहुत बार सुना है वर्ड, इट इज जस्ट द यूनिफॉर्मिटी इन द क्लाइमेट, इकोनॉमी, कल्चर। तो एक यूनिफॉर्मिटी आ गई अगर क्लाइमेट, इकोनॉमी और कल्चर में, तो हम उसको एक सेपरेट रीजन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एक डेजर्ट हो गया, अब डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वहाँ पे पानी कम रहेगा, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, नाइट्स विल बी कोल्डर एज कम्पेयर टू द डेज। तो ये सारा क्या है, डिस्टिंक्ट क्लाइमेट हो गया। इकोनॉमी उसकी सारा नोमैडिक ट्राइब से चलेगी, कल्चर उसका डिफरेंट रहेगा, तो क्या हो गया, एक रीजन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, कोर पेरिफेरी फ्लोज एंड डिपेंडेंसीज, एग्जाम्पल सिटी एंड इट्स हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब क्या होता है, आसपास का क्षेत्र, ठीक है। एक तो हो गई सिटी, उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे कस्बे हैं, गाँव है, विलेज है, जो भी है, ठीक है, तो ये क्या है, हिंटरलैंड है। अब इसकी डिपेंडेंसी, कोर पेरिफेरी फ्लोज एंड डिपेंडेंसीज, एक सिटी है मान लो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अहमदाबाद है, ठीक है। अब इसके आसपास बहुत छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे एग्जांपल मेहसाना है, या सिटी है सूरत, ठीक है, बट अल्टीमेटली दे आर कनेक्टेड विद अहमदाबाद। तो ये क्या हो गया, एक सिटी सेंटर हो गया, और ये क्या है, इनसे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये इसके क्या हो गए, हिंटरलैंड हो गए,
ठीक है. नेक्स्ट इज डिफाइंड बाउंड्रीज. सम रीजन्स हैव क्लियर लाइंस दैट इज स्टेट्स एंड अदर्स हैव ट्रांजिशनल जोन्स. अब देखो क्लियर लाइन स्टेट्स मतलब कुछ के पास तो अपनी क्लियर लाइंस है कि हमारे पास ये क्षेत्र है, ये हमारा ये एरिया है, तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारे पास डिफाइंड बाउंड्रीज हैं. बट कुछ ऐसे हैं जो ट्रांजिशन में रह गए हैं, जो ट्रांजिशनल जोन्स के कैटेगरी में डिफाइन होते हैं. फर्स्ट इज द क्लियर लाइंस का स्टेट्स का हम लोग देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात है. जब इसको बाइफोकेट करा गया, इन दोनों को अलग अलग करा गया, तो इनकी डिफाइंड क्या है, लाइंस बना दी गई, तो ताकि इनमें आगे जाके कोई भी झगड़ा कलेश नहीं हो. नेक्स्ट पंजाब हरियाणा को जब अलग करा तो भी बना दी गई. पर ट्रांजिशनल जोन्स कौन से रह गए, बुंदेलखंड. तो ये बुंदेलखंड किसके बीच में फंस गया, यूपी और एमपी के बीच में. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांजिशनल जोन के अंदर कंसिडर हो गया, बिकॉज इसके पास डिफाइंड लाइंस नहीं है, डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, तो ये क्या रहता है, डिस्प्यूटेड रहता है. नेक्स्ट इज पर्पस ड्रिवन. हमेशा हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का पर्पस नहीं होगा तो वो क्या है, उसका एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता. तो जब तक हमारे पास एक डिफाइंड फॉर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग रीजंस, तो इन सब चक्कर के वजह से अगर एक रीजन्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास एक पर्पस है जिसकी वजह से हम उसको एक सेपरेट रीजन की तरह कंसिडर कर रहे हैं. बट अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो हमारा कोई भी उस रीजन से कनेक्टेडनेस नहीं रहेगा, कोहेसिवनेस नहीं आएगा, तो उसको हम लोग रीजन कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज स्पेशल कॉन्टिग्यूटी. ऑल पार्ट्स ऑफ अ रीजन आर जोग्राफिकली कनेक्टेड. दिस इज वेल अंडरस्टूड फैक्ट कि हम कोई भी आइसोलेटेड जगह पे नहीं रह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देख लो, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, बट कहीं ना कहीं हम सब क्या है, कनेक्टेड हैं. तभी हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि भले ही नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ, ये सब अलग अलग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट आपस में अगर हम लोग एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो क्या है, हम सब क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं जोग्राफिकली, बिकॉज होल पार्ट ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल द स्टेट्स. नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल इवोल्यूशन. अब जो जोग्राफर्स थे उन्होंने किस तरीके से रीजन्स को देखा, ये हम लोग बहुत ही ब्रीफली आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रीफली सीखेंगे कि किस किस पैटर्न पे हम लोगों ने इसको देखा. तो देखो फर्स्ट इज द जर्मन स्कूल. इसमें रैडजल एंड हेटनर ने क्या क्या बोला, ये कोरोलॉजी से बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कोरोलॉजी एम्फेसिस इन्होंने इस पे रखा, दैट इज द स्टडी ऑफ रीजन्स. द कोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रीजन्स. ये बोलते थे जर्मन स्कूल्स किस पे अपना ज़्यादा फोकस रखता था कि हम जो रीजन्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीजन से क्या क्या डिस्टिंक्टिवनेस मिलती है और किस रीजन्स को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है. नेक्स्ट कम्स द फ्रेंच स्कूल. तो इसने क्या करा, द कंसेप्ट ऑफ पेज. पेज मतलब क्या होता है, द लैंडस्केप शेप्ड बाय द ह्यूमन नेचर इंटरैक्शन. फॉर एग्जाम्पल आज का अगर हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं तो लेट सपोज कि एक कोई भी खाली जगह है, उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हम लोग सेटअप करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएंगे. तो ये क्या हुआ, नेचर का इंटरैक्शन किससे होने लगा, ह्यूमन से होने लगा, और वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगा. तो ये जो इंटरैक्शंस है इसकी वजह से वो जो लैंडस्केप था जहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, अब वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया. तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पेज में हम लोग समझ सकते हैं इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट. तो ये हमारा नेचर क्या हुआ, नेचर एंड ह्यूमन का इंटरैक्शन और द इंटरवेंशन. देन कम्स द अमेरिकन स्कूल. हार्टशॉन ने क्या बोला 1939 में, द रीजन इज द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन. इनके हिसाब से रीजन क्या है, एक बेसिस है ज्योग्राफी का, जहाँ पे हम लोग जो पर्टिकुलर कंसिडरेशन रखेंगे वो किसकी रखेंगे, एरियल डिफरेंशिएशन की, मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन रखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल आइडेंटिफाई द रीजन. देन कम्स द फ्रेड in 1953, which opposed the regional geography and promoted the law-seeking nomothetic geography. Nomothetic का basically means होता है जहाँ पे एक set laws, patterns या principles सदियों से चलते आ रहे हैं. On the basis of that we will identify the region, not on the basis of geography, but instead we will use the principles that are going on in that particular area. For example, एक area है जहाँ पे कुछ set of norms बहुत सालों से चल रहे हैं, तो वो हमने एक separate region की तरह consider कर लिया. Instead of taking it geographically, we have taken it अकॉर्डिंग टू द नोमोथेटिक ज्योग्राफी. ठीक है, जो कि एक लॉज, सेट पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. देन कम्स द मॉडर्न पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमें रीजनल साइंस मिली. यहाँ पे इन्होंने क्या करा, देखो मॉडर्न पर्सपेक्टिव, जहाँ पे भी मॉडर्न थ्योरीज आएगी ना, वो लोग
क्या करते हैं, एम्पेरिकल एविडेंसेस पे शिफ्ट होता है। एम्पेरिकल एविडेंसेस मतलब स्टैट्स, फैक्ट्स, डेटा, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो इन्होंने क्या करा, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिक एंड स्पेशल एनालिसिस करा, ताकि जो रीजन है उसकी हम लोग स्टडी क्या करें, मोर होलिस्टिकली कर पाएँ। और क्योंकि हमारे पास स्टैट्स है तो हम लोगों को क्या है, एक एविडेंसेस बेसिस मिल गया कि हम इसके बेसिस पे हम लोगों को रीजन डिफाइन करना है। नेक्स्ट कम्स द पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू। मॉडर्न पर्सपेक्टिव आ गया, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू आया। इसमें इन्होंने बोला कि रीजन्स कभी भी तुम जोग्राफिकली डिफाइन कर दोगे तो वो एक तरीके से फिक्स्ड नहीं रहेगा कंसेप्ट, वो फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, जैसे पानी इज फ्लूइड मान लो, तो वो क्या है, जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा। तो ये बोलता है कि जो रीजन है वो भी क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, कभी इधर है, कभी बढ़ गया, कभी छोटा हो गया, कभी और एक्सपेंशन हो गया, कभी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इनके हिसाब से रीजन्स आर फ्लूइड, सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड ऑफन पॉलिटिसाइज्ड। मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है, सोशल इन्फ्लुएंस भी रहता है और फ्लूइड भी रहता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हिंदी बेल्ट हम लोग कंसिडर करते हैं नॉर्थ में, जहाँ पे हम लोग अगर इन जनरल वे बात करेंगे ना तो सिर्फ 3 स्टेट्स की बात होती है कि यूपी, बिहार और एमपी में बहुत ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, मेजर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। बट क्या ऐसा सच है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ लोगों से पूछेंगे तो वो ये 3 स्टेट्स का नाम लेंगे, बट कुछ अलग सेक्शन ऑफ लोगों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये भी तो इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, तो ये भी तो हिंदी बेल्ट में आएंगे नॉर्थ की। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लूइड स्ट्रक्चर हमें शो हो गया कि नहीं। देखो किसी के लिए ये 3 स्टेट्स हैं, किसी के लिए ये भी इंक्लूडेड है नॉर्थ हिंदी बेल्ट स्टेट्स में। तो ये क्या हो गया, फ्लूइड स्ट्रक्चर हो गया, सोशली कंस्ट्रक्टेड भी हो गया और क्या हो गया, पॉलिटिसाइज्ड भी हो गया। क्योंकि हिंदी स्पीकिंग वाला जो हमारा मामला है वो ऑब्वियसली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो ये तीनों में हम लोग देख सकते हैं। ये दिस इज द डायग्राम यू कैन यूज टू रेफर। देखो इसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू में सोशली कंस्ट्रक्टेड रीजन्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है फॉर द नागालैंड। नागालैंड में क्या हुआ है, रीजन्स क्यों डिमांड हो रहे हैं, नागा ट्राइबल आइडेंटिटी है। मणिपुर में क्या केस है, मेटीज एंड कुकीज का, वो भी क्या कर रहे हैं, रीजनल आइडेंटिटी मांग रहे हैं। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड जो रीजन्स की डिमांड है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आती है, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू में आ सकते हैं। तो वी कैन लाइक ब्रीफली अंडरस्टैंड बहुत सारे जो स्कूल्स थे उनके क्या क्या व्यूज थे। Then comes the classification on the basis of logics, that is how regions are created. हमने किस तरीके से ये regions को create करा है, क्या basis था, क्यों करा है और कितने तरीके से हम लोग basis define कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। First we will see the based on homogeneity the formal regions. Homogeneity मतलब एक जैसा चीजें जो होती हैं। तो डिफाइंड बाय द यूनिफॉर्म ट्रेट्स, द क्लाइमेट, द लैंड यूज एंड द लैंग्वेज। सो अगर एक ही तरीके से लैंग्वेज बोली जा रही है तो वी कैन से कि हाँ ठीक है ये क्या है, रीजन एक। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हम लोग होमोजेनिटी के बेसिस पे रीजन्स को बांट रहे हैं, तो हमने एग्जांपल्स के तौर पे लिया है इंडो गैंगेटिक प्लेन। व्हाट इज दिस, द नॉर्थ पार्ट, ठीक है, जो गंगा के आसपास है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एलुवियल सॉइल मिल जाएगी, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसमें होमोजेनिटी के बेसिस पे हम एज एग्जांपल इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे क्या होगा, अब देखो फंक्शनैलिटी किससे रिलेटेड है, बेस्ड ऑन द फ्लो, इंटरैक्शन एंड द सर्विस डिलीवरी फ्रॉम अ कोर। अब इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन लिंक्ड बाय द ट्रांसपोर्ट एंड द इकोनॉमी। अब देखो मुंबई है, उसके आसपास कितनी सारी जगह है, डोंबिवली है, थाने हैं, ठीक है, ये सब क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी कि आसपास के लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मुंबई आते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो ये क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, दीज आर द प्लेसेस विच आर कनेक्टेड टू द कोर। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी वी हैव डिफाइंड द रीजन्स। देन कम्स द बेस्ड ऑन द परसेप्शन, वर्निकुलर एंड द परपेचुअल रीजन्स। अब इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, सेंस ऑफ प्लेस और इमेजिनेशन एंड द पीपल्स फीलिंग। अब जैसे मैं एक जगह में रह रही हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा लगाव इसलिए है क्योंकि यहाँ तो मेरे जैसे लोग रहते हैं, तो मुझे एक आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं फील होता, मुझे अपनी ओन आइडेंटिटी जैसा फील होता है। सेंस ऑफ प्लेस लगती है, किसी किसी जगह हम जाके बोलते हैं ना कि अरे यार यहाँ तो हमें अपना जैसा लग रहा है, तो वो सेंस ऑफ प्लेस आ जाती है। पीपल्स की फीलिंग अटैच हो जाती है उस प्लेस से कि हम, ये हमारा होम टाउन है, हमें यहाँ पे रहना इसलिए पसंद है क्योंकि हमारा सारा बचपन यहाँ निकला है, या वॉट एवर रीजन्स। तो ये सब क्या है, हमारा बेस्ड ऑन परसेप्शन के तौर पे हम लोगों को रीजन्स डिफाइन करने में हेल्प करता है। देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजन्स इन जोग्राफिक
एंड द प्लानिंग। पर बिफोर दैट ये एग्जाम्पल रह गया था, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब हम लोग पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू पढ़ रहे थे तो उसमें ये था सोशली कंस्ट्रक्टेड रीजन, तो हमने पढ़ लिया नागालैंड एज एग्जाम्पल। देन कम्स अ पॉलिटिसाइज्ड रीजन, तो इसका सबसे मेन और बेस्ट एग्जाम्पल इज उत्तराखंड को जब बाइफोकेट करा गया यूपी से और 2000 में इसको क्रिएट करा गया, तो ये क्यों हुआ था पता है? पॉलिटिकल एक्टिविज्म चल रहा था। क्या बोल रहे थे वो लोग कि हमें बेटर गवर्नेंस चाहिए हिली एरियाज में ऑफ द यूपी, इसलिए हमें क्या करो, तुम अलग कर दो। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। चलो, कम्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन्स इन ज्योग्राफी एंड प्लानिंग। सो द रोल क्या रहेगा और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस फर्स्ट कम्स द यूनिट ऑफ स्टडी। अब देखो, अगर हम लोग रीजन्स डिफाइन कर देंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू स्टडी अबाउट इट। सो दिस simplifies the complex geography for us, ताकि हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट कम्स द प्लानिंग टूल। वी कैन यूज़ इट एज अ प्लानिंग टूल कि हमें ये जोन का नॉलेज है, रीजन का नॉलेज है, तो अब यहाँ पे हमें जो भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस करनी है, टारगेटेड स्कीम्स लानी है, तो ये बेनिफिशियल हो जाती है फॉर द गवर्नमेंट, ताकि वो क्या करे, अपने प्लानिंग को फर्दर इसमें इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट कम्स द कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर एक रीजन दूसरे रीजन से ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस ले सकते हैं कि वाई दिस रीजन, पर्टिकुलर रीजन हैव डेवलप्ड मोर देन द अदर वन, एंड वी कैन ऑन द बेसिस ऑफ द like the development and the budget allocation, we can identify the negatives and turn into the positives. नेक्स्ट कम्स द पॉलिसी फ्रेमिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर रीजन सेपरेट होते हैं तो पॉलिसी फ्रेमिंग बिकम्स ईजियर, क्योंकि टारगेट इंटरवेंशंस रहते हैं गवर्नमेंट के इन द बैकवर्ड और स्ट्रेटेजिक एरियाज। देन कम्स द एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो जो बायो रीजन्स हैं वो क्या है, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए की एस्पेक्ट की तरह रोल प्ले करते हैं, तो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है ऑन द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट साइड। नेक्स्ट कम्स द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि रीजनल कॉन्सेप्ट ऑन द इंडियन पार्ट कैसे हम लोग इसको देखते आ रहे हैं और कैसा चला ये। फर्स्ट हम देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1956 में। अब इसमें क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल रीजन्स हम लोगों ने देखा कि हम लोग परसीव कैसे करते हैं होमोजेनिटी को। हम लोग कैसे जानेंगे कि होमोजेनस ग्रुप है, कि एक तरीके के लोग रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो वो जो एक टर्म हमें ढूंढना था कि वो होमोजेनिटी किस बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट बिकम्स द लैंग्वेज। तो ये हमारी बाउंड्रीज क्रिएट करने में मदद करा। तो फर्स्ट स्टेट जो हमने बनाई ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन वो कौन सी थी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द प्लानिंग कमीशन, नाउ द नीति आयोग। इसने 13 प्लानिंग रीजन्स को आइडेंटिफाई करा और इंटीग्रेट करा अपना इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक, ताकि हम लोग क्या करें, ये 13 रीजन्स को अच्छे से एक्सपैंड कर सके, रिसर्च कर सके, इन पे डेवलपमेंट कर सके, इंडस्ट्रियल बूस्टअप कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट कम्स द नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या था कि 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग उठाएंगे और उनको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है। तो ये नीति आयोग का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या करते थे, बैकवर्ड इंडेक्स निकालते थे, फिर पता लगाते थे कि कौन सी सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहाँ पे कितना डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली इन लोगों ने भी क्या करा था, ऐसे रीजन्स को ऑन द बेसिस ऑफ दिस बांट दिया था। देन कम्स द एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग बाय ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक रीजन्स बांट दिए ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, सॉइल, टेम्परेचर, कि कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है तो वो रीजन्स अलग, जहाँ पे रेनफॉल स्कैंटी है वो अलग, जहाँ पे सॉइल अच्छी है, प्रोडक्टिव है, वो रीजन्स अलग, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा है, टेम्परेचर जहाँ कम है, ये क्या है, रीजन्स का बाइफिकेशन करने में हेल्प करी। अब लिमिटेशंस भी होंगी कुछ, ऑब्वियसली नेगेटिव्स हमेशा होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, तो हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या है। अब बाउंड्री के इशू बढ़ते गए, जैसे इकोटोन्स। इकोटोन्स क्या होता है कि मतलब दो एरियाज का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलकर एक और एरिया बन जाना। ठीक है। तो अब इकोटोन्स और कल्चरल ट्रांजिशंस मेक लाइन फजी, एग्जाम्पल बुंदेलखंड एंड मालवा रीजन। तो ये क्या है, इनका डिस्प्यूटेड पार्ट ये चलता रहता है, बुंदेलखंड जहाँ खत्म होता है वहां से मालवा स्टार्ट हो जाता है, तो ये पता नहीं चलता कि मालवा के पास कौन सा पार्ट है और बुंदेलखंड की जो एंडिंग है वो कहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट, ओवर जनरलाइजेशन। इतना जनरलाइजेशन करने की क्या जरूरत थी, मतलब हम लोग सिंपल भी तो रख सकते थे, बट ये जो ओवर हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मान लेते हैं कि
कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जैसे होमोजेनाइटी है, वो इंटरनल डाइवर्सिटी को तो हाइड कर जाती है ना। अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें होमोजेनस ग्रुप्स देख सकते हैं, बट जो इंटरनल डाइवर्सिटी है वो कैसे कम होगी? वो तो होमोजेनाइटी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग उसको बांट नहीं सकते। ये हमें सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगी? नॉर्थ ईस्ट में दिखेगी। देखो, हमने नॉर्थ ईस्ट को बांट दिया एज ए सेपरेट रीजन, ठीक है, बट अब उसमें इंटरनली हम लोग देखेंगे तो सारी स्टेट्स का अलग अलग चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो फिर ये क्या हो गया? हमारा ओवर जनरलाइजेशन हो गया। हम लोग ये ना करते हुए, होमोजेनस ग्रुप्स के बेसिस पे ना बांटते हुए, और भी तो कंसिडरेशन ले सकते थे। टेम्पोरल स्टैटिसिटी, अब देखो रीजन्स में चेंज फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई गाँव है, कल उसने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया और 15 साल बाद वो एक टेक हब बन गया। देखो, वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है, वहां पे हो सकता है कि उसको ज्यादा पैसे मिल गए और उसने इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रो कर लिया। तो ये क्या हो गया? एक स्टैटिक नहीं रहता है, स्टेटस क्वो जो हम बोलते हैं कि एक जैसा रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये क्या करेगा? कीप ऑन चेंजिंग। देन कम्स द सब्जेक्टिविटी इन परपेचुअल रीजन्स। परपेचुअल रीजन्स में जो सब्जेक्टिविटी रहती है, अब देखो क्या है इसमें, द रीजन बाउंड्रीज वेरी बाय हु डिफाइंस देम। वॉट नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स, अब देखो मैं बोल रही हूँ नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स राजस्थान, एमपी, यूपी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि नहीं, एमपी तो मिडिल पार्ट है, नॉर्थ में तो नहीं आना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो नॉर्थ में हर चीज मानता हूँ, मैं तो यहाँ से अपनी लाइन डिसाइड करता हूँ। तो ये जो अपना ओन पर्सपेक्टिव आ गया, तो ये तो सब्जेक्टिविटी क्रिएट कर दिया ना। अब ये जो अलग अलग पैरामीटर्स पे सब बोलेंगे, तो इससे क्या होगी? एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये परपेचुअल रीजन्स की सब्जेक्टिविटी को दर्शाता है। नेक्स्ट कम्स द ओवरलैपिंग रीजनल स्कीम्स। ओवरलैपिंग रीजनल स्कीम्स का मतलब ये होता है, जैसे एक एरिया है, मान लेते हैं कि एनसीआर रीजन है, अब वहाँ पे बहुत सारे काम चलेंगे। इसका डेवलपमेंट, सीवरेज का सही करना है, एनवायरनमेंट भी देखना है, पोल्यूशन भी कम करना है, सब कुछ करना है। तो ये क्या हो गया? बहुत ज़्यादा रीजनल स्कीम्स क्या है, आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, और एंड रिजल्ट हम देख सकते हैं कि इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? पुअर स्टेजेस में आके रह जाता है। तो इसके इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो ओवरलैपिंग हो जाती है, इसको हम लोगों को रिड्यूस करना चाहिए। जो मल्टीपल प्लानिंग फ्रेमवर्क्स है, उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेकर अच्छे से क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कम्स आर टाइप्स ऑफ रीजन्स। कितने बेसिस पे हम लोग रीजन्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनका नेचर एंड पर्पस के बेसिस पे। फर्स्ट इज द फॉर्मल रीजन्स। हम लोग फॉर्मल रीजन्स को यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, होमोजेनियस रीजन्स भी बोल सकते हैं। इट्स जस्ट अ सिमिलर थिंग इन द मोर differentiated manner. So these regions have one or more similar features throughout the area. इनके more or less similar features होते हैं. They can be in the form of climate or the landform or on the basis of culture also. For example, the language. जैसे Thar desert है, ये क्या है? Basis of the climate and the landform. तो ये क्या है? Same dry climate and the sandy soil, and Hindi speaking belt that I already told you about. That is the common language. Next comes the functional regions that are also known as the nodal regions. अब देखो, these are based on the central point, that is कि एक node है, फिर उसके बाद आसपास बहुत सारे regions हैं। तो इधर regions is created by how good people, goods and services moves from one place to another. For example, आसपास के जो गांव के क्षेत्र हैं, उनको कुछ भी चाहिए होता है तो वो कहाँ जाते हैं? सिटी में जाते हैं लेने के लिए। तो ये क्या हो गया? इंटरकनेक्टेडनेस शो करा, और ये क्या हो गया? एक नोडल जगह बना दी हमने, और बाकी आसपास के जितने भी क्षेत्र से वो उस नोड से क्या है? कनेक्टेड हैं, और वो क्या कर रहे हैं? ट्रांजिशन अपना दिखा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से सामान लेके अपने वापस आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस इसमें दर्शा दी। द रीजन is created by how people, goods and services moves. Next comes the example. We can see the Mumbai metropolitan region. We have already seen the people travel daily to Mumbai for work. The river basin also. देखो, the rivers collect water from many connected areas. अब ऐसा ही होता है ना, एक रिवर का पानी बहुत सारी जगहों से आता है। तो इसको भी हम लोग एज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक तो नॉट है जहाँ पे वो मेन रिवर है, पर उसका पानी क्या है? अलग अलग जगह से आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज हम लोग जिसको बोलते हैं। This diagram we can use for our enhanced understanding of this topic, that is the formal regions, the functional regions, the perpetual regions, the planning regions and the special purpose regions. Special purpose regions क्या होंगे? जो कि एक special goals के लिए बनाए गए हैं। For example, कि हमें इसको special economic zone बनाना है, तो ये उसके लिए हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें।
नेक्स्ट कम द परपेचुअल रीजन्स, वी हैव सीन द वर्नाकुलर रीजन्स, जो कि क्या होता है पीपल के माइंड में रहता है, जो कि एक पीपल को अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी उस प्लेस से देता है, जो एक कल्चर ओपिनियन के बेस पे भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली फैक्ट्स और डेटा पे नहीं बेस्ड होता है, ये क्या होता है थोड़ा सा अपने ओन फीलिंग्स के कंसिडरेशन में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट, तो पीपल परसीव इट एज अ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड जोग्राफिकल रीजन, बिकॉज वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, एकजुट मानते हैं कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है उसके सारे लोग क्या है, हमारे साथ हैं, एक अलग आइडेंटिटी शेयर करते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के पीपल्स की जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है वो उनको अलग करती है। नेक्स्ट कम्स द सिलिकॉन वैली, known for tech companies, though no official boundary. सिलिकॉन वैली, अब आप किसको बोलेंगे, हम लोग अगर सोचेंगे तो बेंगलुरु इज द सिटी विच कम्स इनटू आवर माइंड, बट ऐसे तो टेक सिटीज बहुत सारी हैं, हैदराबाद इज ग्रोइंग, नोएडा गुड़गांव इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ टेक। सो वी कैन नॉट कंसिडर कि हम लोग उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी को डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज उसमें क्या है, एक ऑफिशियल बाउंड्री नहीं क्रिएट करी गई कि हाँ ये बाउंड्री है और इसके अंदर हमें क्या है, सिलिकॉन वैली मिल गई। Next comes the planning regions. So these are specially made for the development and the planning part. तो ये किस बेसिस पे चूज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और डेवलपमेंट की नीड्स। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एनसीआर, दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन, देन कम्स द डीवीसी, दैट इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो कि एक रिवर बेसिन डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, और एनसीआर इज द दिल्ली वाला, ठीक है, इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट कम्स द स्पेशल पर्पस रीजन्स, मैंने बताया स्पेशल गोल्स हो सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, वाटर यूसेज, इंडस्ट्रियल सेटअप। तो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हो गए, जो कि हम लोग बेसिस ऑफ द रेनफॉल एंड द सॉइल कितनी प्रोडक्टिव है, एग्रीकल्चर उसको कितना तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग। So that comes in this. Then the command areas. Command areas क्या होते हैं, the areas where canal irrigation is available. ठीक है। नेक्स्ट कम्स द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। सो द करंट एग्जांपल इज द गिफ्ट सिटी विच इज डेवलप्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो इसका मेन पर्पस क्या है, दिस सिटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, और इसका हमने मेन पर्पस क्या रखा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रखना है इसको, और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको यूज करना है। नेक्स्ट कम्स द मेथड्स ऑफ रीजनलाइजेशन। सो ऑन द व्हाट बेसिस वी डू दिस रीजन का स्पेसिफिकेशन, बाइफोकेशन, या फिर इसको एक ग्रुपिंग में कैसे बांटते हैं, तो ये हम देखेंगे व्हाट मेथड्स आर यूज्ड। So homogeneous method first will be the same, ठीक है, on the basis of similar feature we can divide it, and it can be based on the physical, economic or cultural traits. Example, rice growing regions of eastern India can be clubbed together as a separate region. Then the climate region of central India can be clubbed together as a separate region. So that will be a homogeneous method. Then next is our functional method, जो कि क्या करता है, areas को इस बेसिस पे बांटता है कि कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं अपने सेंट्रल पॉइंट से। ये हमने नोड्स वाले में भी देखा था, ठीक है। तो ये वो हो गया कि उसका कोर हो गया एक, देन उसका पेरिफेरल एरिया हो गया, ठीक है, और ये इस कोर से कैसे किस तरीके से कनेक्टेड रहता है। यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, सर्विस रीजन्स एंड एक्सेट्रा, जैसे दिल्ली एंड सराउंडिंग एनसीआर टाउन्स लाइक गुरुग्राम एंड नोएडा। नेक्स्ट कम्स द हायरार्किकल मेथड्स। इसमें क्या होता है, अरेंजेस रीजन्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड द लेवल ऑफ सर्विस। कैसे, देखो दिल्ली हो गया सबसे बड़ा, उसके बाद जयपुर हो गया, जयपुर इज टियर 2, ठीक है। देन कम्स द अलवर, उससे छोटा, देन कम्स द विलेजेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी मतलब बड़े से लेकर छोटे तक जाने के लिए इसको हम लोग हायरार्किकल मेथड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पोजिट और द मल्टीवेरिएट मेथड, यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स लाइक इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। ये सारे कंसिडर करते हुए, ये इंडिकेटर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम कुछ बाइफिकेशन कर रहे हैं या क्लबिंग कर रहे हैं एक रीजन की, तो ये हम लोग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ये एक मोर प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे है अगर इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ सोसाइटी और सिटीजनरी जो वहाँ पे रह रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया कि हमने एक तरीके से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को क्लब कर दिया, इसको हम लोग अगर सेपरेटली यूज करेंगे तो ये क्या होगा, सारा का सारा ग्रो हो जाएगा। तो ये नीति आयोग का जो 2018 का प्लान था वो इसमें एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। एंड गडगिल्स 13 प्लानिंग रीजन्स यूजिंग फिजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेटा। तो गडगिल का 13 प्लानिंग रीजन था, तो जो 13 थे ये ग्रुप हो गए थे और इसको हमने इकोनॉमिक, फिजिकल एंड कल्चरल डेटा के अकॉर्डिंग अलग किया था। नेक्स्ट कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड। एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स क्या होता है,
इट यूज द एग्जिस्टिंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका बाउंड्रीज फॉर कन्वीनियंस, कि हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है हम लोग इनके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और गवर्निंग जो प्लानिंग स्कीम्स हैं उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स के बेसिस पे implement कर सकते हैं. Next comes the most important and the confusing part also, but we will break down it into simple things. Then the topic is the growth center and the growth poles. These both are different terms and we need to understand कि दोनों terms का क्या interrelation है, किस तरीके से differentiate हो सकते हैं, और अभी हमें इन दोनों terms के बीच में confuse नहीं होना है. Understanding the spatial inequality and targeted development. Let's see, देखो one of the key goals जो होता है regional planning का वो क्या होता है कि हम लोग address कर सके जो uneven nature है ना economic development का, जितनी भी space दे रखी है उसको हमको identify करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम गलती आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उसको सुधार कैसे करेंगे या उसमें काम कैसे करेंगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके. तो ग्रोथ डज नॉट स्प्रेड इवनली बट टेंड टू क्लस्टर अराउंड सर्टेन एरियाज. ये बहुत अच्छी लाइन है. मतलब ये होता है कि ग्रोथ कभी भी क्या होता है, स्प्रेड नहीं होती है इवनली कि यहाँ पे भी ग्रोथ है यहाँ पे भी ग्रोथ है. वो क्या रह जाती है, एक ही जगह क्लटर्ड रह जाती है, एक ही जगह ग्रोथ होती रहती है बट बाकी जगह भी तो ग्रोथ करनी है. उन सर्टेन एरियाज का क्या, और ये क्यों होता है, इसके रीजंस ये हैं कि इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं होती है. तो यही मैनेज करने के लिए टू मैनेज दिस स्पेशल कंसंट्रेशन एंड रीडायरेक्ट द डेवलपमेंट टू बैकवर्ड एरियाज, कि स्पेशल जो कंसंट्रेशन हो गई है ग्रोथ की एक ही जगह, उसको हम लोगों को हटाने के लिए और वापस डेवलपमेंट को रीडायरेक्ट करने के लिए जो बैकवर्ड एरियाज रह गए हैं पीछे, हमको क्या करना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए. तो प्लानर्स यूज द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ सेंटर्स एंड द ग्रोथ पोल्स. तो इसी के चक्कर में हम लोग दो मेथड्स का यूज करते हैं, दैट इज द ग्रोथ सेंटर्स एंड द ग्रोथ पोल्स. बोथ दिस कॉन्सेप्ट represents the approaches that aims to stimulate the regional development. तो both ये terms किसको दर्शाते हैं कि हम लोग stimulate कैसे कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा कैसे सकते हैं अपनी regional development को specific nodes से, या तो हम लोग urban और इकोनॉमिक नेचर को कंसिडरेशन में रख सकते हैं, या फिर हम लोग और भी वाइडर पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं कि हम लोग कैसे एक रीजन को डेवलप्ड स्टेज तक लेके आएंगे. और वो जो ग्रोथ है जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिली है उसको हम लोगों को कंसंट्रेटेड नहीं डीकंसंट्रेट करना है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ सेंटर के बारे में, जो कि एक स्पेशल प्लानिंग कंसेप्ट है. स्पेशल यानी कि एरिया, स्पेस. देखो स्पेशल का मतलब ही स्पेस होता है. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है. ये कंसेप्ट क्या बोलता है, इट जनरली रेफर्स टू अ टाउन, सिटी और सेटलमेंट, जो कि आइडेंटिफाई किस बेसिस पे होती है कि वो किस तरीके से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज कर सकती है या उसको केटर कर सकती है, और उसके जो सराउंडिंग्स रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है उसको कैसे ग्रोथ करने में मदद कर सकती है. ठीक है, तो ग्रोथ सेंटर कौन हुआ, जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों को, यानी कि वो सेमी अर्बन भी हो सकते हैं, रूरल एरियाज भी हो सकते हैं, उसको कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक पहुंचाएगी, उसके हिसाब से हम लोग ग्रोथ सेंटर को आइडेंटिफाई करते हैं. तो अब ग्रोथ कैन बी इंड्यूस्ड इन लेस डेवलप्ड regions by selecting the strategic locations that have some existing infrastructure, connectivity and market access and then investing in their expansion. तो अब ये growth किस basis पे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक region specify करेंगे जो कि एक strategic location पे है, जहाँ पे हम लोगों को किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है, infrastructure पे, उसकी connectivity बढ़ानी है, market access बढ़ाना है, और हम लोग उसकी invest करेंगे उसके expansion पे, ताकि हम लोगों को क्या मिले, desired output मिले. वही तो हमारा गोल था कि हम लोगों को growth centers क्यों बनाने हैं, ताकि जो तुम्हारी पहली वाली स्टेज है जो कि एक अंडर डेवलप्ड स्टेज से हमको कहाँ लाना है, तुम्हें डेवलप्ड स्टेज तक लेके आना है. तो ये स्टेज का जो एक कारवा है या फिर एक प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग ऐसे सेंटर्स को चूज करते हैं. की फीचर्स ऑफ ग्रोथ सेंटर क्या होता है, ये एक अर्बन सेटलमेंट होता है जो कि एक विद इन और द नियर बैकवर्ड रीजन्स के आसपास बना रहता है. तो मैंने क्या बताया, एक नोडल प्लेस है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो उसको क्या यूज करेंगे, वो अपने आसपास के क्षेत्रों को, बैकवर्ड रीजन्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा. इट ऑलरेडी पोजेस और कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द बेसिक सर्विसेज. इसके पास इतने इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि ये जो बेसिक सर्विसेज दैट इज नीडेड फॉर ह्यूमन पार्ट वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री. तो क्या होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और यही इसके रिसोर्सेज आसपास के क्षेत्रों को डेवलप करने में भी हेल्प कर देगा. नेक्स्ट, इट हैज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस टू द रूरल एरियाज. तो अब रूरल एरिया
एरियाज में इसके लिंकेजेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फॉरवर्ड भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं, मतलब आगे से भी हेल्प करेगा, पीछे से भी हेल्प करेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमको डिजायर्ड आउटपुट्स मिल ही जाएंगे। इट सर्व एज अ हब फॉर डेवलपमेंट। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब क्या हुआ, एक जगह है और इसको डिफ्यूज कर दिया इधर उधर, ठीक है, मतलब फैला दिया। तो ये क्या करता है, एक हब की तरह एक्ट करता है फॉर द डेवलपमेंट डिफ्यूजन। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ फ्लोज आउटवर्ड्स टू द नियर बाय विलेजेस एंड ऑल्सो द टाउन्स। अब इसके थ्योरेटिकल रूट्स क्या हुए, देखो ये जो आइडिया है इसको हायरार्किकल सेटलमेंट स्ट्रक्चर से उठाया गया है, जो कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर ने बोला था। अब इसमें इसने बोला क्या था कि जो डेवलपमेंट है वो प्रमोट हो सकती है बाय बिल्डिंग अप द मिडिल टीयर ऑफ द टाउन्स विच नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। इसने बोला था डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब एक बड़ा क्षेत्र यानी कि एक नोड जो हमने क्रिएट करा है वो आसपास के जितने भी मिडिल टीयर ऑफ द टाउन है, मतलब जो ना तो ज़्यादा गांव के क्षेत्रों में है ना कि ज़्यादा अर्बन है, उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से ये जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो हमको मिडिल टीयर पे ज़्यादा फोकस रखने के लिए बोलती है। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है कि ये आप लोग कोट भी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, कि जो फर्स्ट प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ सेंटर्स था ना वो हमने 4th 5 ईयर प्लान में लाया था, जो कि 69 से 74 में चला था। इसमें क्या क्या बोला था इसने कि जो प्रेशर आ रहा है ना लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी में, अब सब तो गाँव से शहर नहीं आएंगे ना, कितना ज़्यादा अर्बन मतलब सेंटर्स पे प्रेशर बढ़ता है, सीवेज प्रॉब्लम हो रही है, घर नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, पुअर वेजेस है, लो वेजेस है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जहाँ से तुम आ रहे हो वहीं पे अगर हम डेवलप कर देंगे तो तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने गांव में रह के काम करो। और गांव इज़ नॉट अ बैकवर्ड टर्म दैट वी यूज़, गांव भी तो अच्छा डेवलप्ड हो सकता है। तो ये हमें करना है। प्रोवाइडेड प्लान्ड डेवलपमेंट इन स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देन सिमुलेट द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल हिंटरलैंड्स। हिंटरलैंड्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्या होता है, आसपास का क्षेत्र, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिटी मान लो, तो इसके आसपास जो गांव के क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको हिंटरलैंड बोलते हैं। तो यहाँ का डेवलपमेंट क्या होगा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, नागपुर में, नागपुर दैट इज इन महाराष्ट्र, प्रमोटेड एज अ ग्रोथ सेंटर टू सर्व एज अ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, इसको करा। तिरुपुर है एक तमिलनाडु में, उसको एक टेक्सटाइल बेस्ड टाउन की तरह यूज करा गया क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ग्रोथ कर सकता था। उसकी क्या है, आगे हम लोगों को दिख रहा था एक विजनरी एस्पेक्ट था हमारे पास कि आगे जाके ग्रो कर सकता है, तो हमने उसको एक तरीके से गारमेंट एक्सपोर्टर बनाया और उसका अपलिफ्ट करी सराउंडिंग एरियाज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड द ट्रेड। देन द रायपुर in Chhattisgarh became the service hub for tribal dominated district in Bastar and Dhamtari. Next comes the concept of our growth pole. अब इसमें क्या बोलता है देखो कि while the growth center focuses on geographical location, the concept of growth pole refers to dominant economic activities or the sector that becomes the engine for the growth of a region. कि जो growth center है वो तो geographical location पे based है, मतलब उसका main focus क्या है, geographical location। वो जो concept of ग्रोथ पोल है वो क्या बोलता है, डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके आओ या फिर एक सेक्टर लेके आओ जो क्या कर सके, एक ग्रोथ इंजन की तरह काम कर सके वो पर्टिकुलर एरिया के लिए। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने करा था, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने, जिसका नाम था फ्रेंकोइस परोक्स इन 1950s। तो परोक्स क्या बोलता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड नहीं है, ये क्या है, पोल्स पे स्टार्ट होता है, दैट इज डायनेमिक सेक्टर्स और इंडस्ट्री पे स्टार्ट होता है और फिर इसको स्प्रेड होने में टाइम लगता है। और ये कौन करता है कि लिंकेज क्रिएट करता है अदर सेक्टर्स और रीजन से, जो कि फैलता है। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया कि मतलब ये हमारा तो एक कोर सेक्टर हो गया, मतलब ये पोल हो गया और यहाँ से हम लोगों ने इसको क्या करा, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। तो ये दीज पोल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो गया, ये बन गया, इसके बाद एक और ऐसा बन गया, इसके बाद एक और ऐसा बन गया और इन्होंने क्या करा, अपना एक्सपेंशन करते रहे, ठीक है। ड्रॉइंग इन इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेबर पे करेंगे और इनोवेशन पे ध्यान देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके ग्रोथ पोल की, अब देखो it is based, first characteristic is based on the key industries or sector with high growth potential। अब देखो हम लोगों को की इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे हमारा ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, दिखे कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स सराउंडेड बाय सैटेलाइट इंडस्ट्री। सैटेलाइट इंडस्ट्रीज मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसको हम लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, उस पर ध्यान देंगे तो वो क्या करेंगे, आगे जाके
बूस्टअप हो सकती हैं, एक्सपैंड हो सकती हैं। नेक्स्ट कम इंकरेज द अर्बन इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन एट फर्स्ट फॉलोड बाय द डिफ्यूजन, कि पहले तो आप कंसंट्रेट करो कि हाँ ठीक है उसको एक्सपैंड कर दो, फिर उसका डिफ्यूजन प्रोसेस पे ध्यान दो। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या था कि हमारे पास अगर आ गई कोई चीज़ फिर हम उसको लोगों में बांटे ना, लेकिन पहले हमारे पास तो आए वो चीज़। नेक्स्ट कम्स द स्प्रेड डेवलपमेंट वायर इनपुट आउटपुट लिंकेजेस एंड इंटरसेक्टोरल डिमांड। इनपुट आउटपुट मतलब जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट भी तो निकलना चाहिए, वरना अगर हम इनपुट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा तो उससे क्या फ़ायदा, क्योंकि हम तो लॉस में आ गए। ठीक है, तो ये हमें लिंकेज को बेटर करना है और इंटरसेक्टोरल रहना है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स को अगर हम मिला के कुछ काम करते हैं और डेवलपमेंट के पाथ पे चलते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन द लॉन्ग टर्म। देन कम्स द स्प्रेड वर्सेस द बैकलैश। अब देखो इसमें प्रोज एंड कॉन्स वाली बात है। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो ब्रिंग्स इन द स्प्रेड इफेक्ट्स, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज लाइक, अब इससे क्या होगा, जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट ऊपर जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा, देश के पास पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब इसमें बैकलैश इफेक्ट्स भी है। क्या, सबसे फर्स्ट तो हमारे पास ये आता है कि अगर हम कोई भी एक क्षेत्र को एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडस्ट्री ला रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाइक माइग्रेशन भी होंगे, ड्रेन, रूरल स्टैग्नेशन, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द ग्रोथ पुल कॉन्सेप्ट मोर इम्प्लिसिटली थ्रू, इम्प्लिसिटली यूज़ करके हमने क्या क्या इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सच एज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पे हम लोगों ने सिटीज़ लाइक मानेसर, नीमराना को एक पोल की तरह यूज़ करा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ में हमको आगे रिजल्ट्स देगी। नेक्स्ट कम्स द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो हमने कांडला, श्री सिटी, मुंद्रा को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगाने के लिए क्रिएट करा है। देन कम्स द आर बेंगलुरु आईटी सेक्टर्स, जो कि एक ग्रोथ पोल के लिए जैसे काम करता है, जहाँ पे हमने टेक इकोसिस्टम बनाया है जो कि स्प्रेड हो चुका है मैसूर, हैदराबाद और पुणे में भी। डिफरेंसेस इसके हम लोग देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोर आइडिया। ये क्या है, मैंने बताया ग्रोथ सेंटर बेसिकली जोग्राफिकल बेसिस होता है और ये क्या होता है, इकोनॉमिक सेक्टर बेसिस होता है। फोकस क्या रहता है, अर्बन सेटलमेंट रहता है और विद सर्विस पोटेंशियल। यहाँ पे क्या रहता है कि हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे ताकि हमारी इकोनॉमिक जो लिंकेजेस है वो बेटर हो सके। देन कम्स द लेवल ऑफ एप्लीकेशन। लेवल ऑफ एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली रीजनल प्लानिंग में यूज होता है और ये क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब एक बिगर सेक्शन में यूज होता है। देन कम्स द की एक्टर्स, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे प्लानर्स रहते हैं, अर्बन अथॉरिटीज रहती है और यहाँ पे कौन काम करता है, द इंडस्ट्रीज एंड द एंटरप्रेन्योर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो रायपुर, नागपुर एंड तिरुपुर की स्टोरी, यहाँ पे लिख सकते हो IT सेक्टर्स, DMIC एंड द ऑटो इंडस्ट्री इन द पुणे। Let's see the criticism and the limitations because everything has a limitation. तो देखते हैं क्या था। While both concepts are useful, their success depends on context and complementary measures. हम अगर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स की तरीके से देखेंगे तो दोनों हमको इफेक्टिव ही दिख रहे थे, हमें कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिखेगा। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ तो नेगेटिव्स आएंगे। फर्स्ट देखो, फॉर ग्रोथ सेंटर्स क्या है, ऑफन सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। अब हम सोच तो सकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव की कैपेसिटी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, लोगों का मन होना चाहिए कि हाँ हम इस रीजन को डेवलप करेंगे। तो ये सारे भी कंसिडरेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट होना चाहिए, उसमें कितना काम करना है, कितना बाकी है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सब की कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑन द प्रीटेक्स्ट। This may not attract enough private investment to trigger the development. Sometimes अगर जब हम बात करते हैं कि एक poorly developed area है, यहाँ पे अब लोगों को अब इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर देगी, तो हम लोग ऑब्वियसली वी विल कॉल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको इन्वेस्टर्स मिल जाए और वो एरिया क्या है ग्रोथ हो सके। फॉर ग्रोथ पोल्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशल इनइक्वालिटी रहती है, एरिया की इनइक्वालिटीज है जो कि क्या है एक वीक फैक्टर की तरह काम करती है। मे कंसंट्रेट वेल्थ एंड सर्विसेज इन कोर एरियाज, तो यहाँ पे यही एक मेन प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम लोगों ने सेक्टर स्पेसिफिक रखा है ना पोल्स में, तो हो सकता है कि वो कोर ही डेवलप होता जाए और जो मतलब लास्ट जो हमारा पेरिफेरल एरिया है वो नहीं डेवलप कर पाए। अर्बन स्प्रॉल एंड स्लम्स लीडिंग टू अर्बन स्प्रॉल एंड स्लम्स। अर्बन स्प्रॉल मतलब ये होता है कि एक अर्बन सेंटर है, उसके आसपास जो एक छोटे छोटे गांव थे वो डेवलप तो हो गए, बट उनका जो सिटी से लिंकेज है वो इतना दूर हो गया कि उनको हमने जो बनाने का सपना देखा था अर्बनाइज्ड डेवलप्ड एक रीजन, वो नहीं पूरा हो पाया, बट स्टिल वो एक मिडिल पाथ पे आके रुक गए।
Next comes the strong policy support. Obviously, the governance structure and the administrative part should always be in the positive side for the growth and development. Conclusion हम ये ले सकते हैं कि जो वैल्यूएबल फ्रेमवर्क है वो तो हम लोग ऑफर करते हैं थ्रू ग्रोथ सेंटर्स एंड ग्रोथ पोल्स, बट यहाँ पे हम लोगों को रीजनल इम्बैलेंस भी एड्रेस करना है बाय लेवरेजिंग, ध्यान रखते हुए कि हमारे पास जो लेवरेज है वो लोकेशनल एडवांटेजेस पे है और सेक्टोरल स्ट्रेंथ भी है ऑफ स्पेसिफिक एरियाज। हाउएवर इनकी जो सक्सेस है वो डिपेंडेंट रहती है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी कन्वर्जेंस एंड रीजनल कनेक्टिविटी। तो इंडिया में हम लोग ब्लेंड करते हैं क्या मॉडल्स को, सच एज अर्बन रूरल लिंकेजेस, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड क्लस्टर बेस्ड, समझ गए ना, एक मेन नोड है और फिर इसके क्लस्टर्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट कम द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैन हेल्प इंश्योर द बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट कम्स आर रीजनल इम्बैलेंसेस, कि किस तरीके के इम्बैलेंसेस हम लोग देखते हैं। Let's understand this concept. So it refers to the uneven distribution of economic development, कि हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोगों का evenly distributed resources नहीं है, evenly distributed infrastructure नहीं है, evenly distributed living standards नहीं है, जिसकी वजह से कुछ एरियाज तो बहुत डेवलप करते हैं लेकिन कुछ क्या है बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। तो while some regions witness rapid industrial growth, urbanization, rising per capita, but others remain trapped in the cycle of poverty, poor connectivity and social backwardness. तो ये हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट, इन वास्ट डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, रीजनल डिस्पैरिटीज हैव परसिस्टेड। रीजनल डिस्पैरिटीज हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी जब तक हमारे माइंडसेट्स नहीं चेंज होते हैं। नेक्स्ट कम्स, इट इज वाइडेंड, ये और बढ़ती गई है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल लेगेसीज ऑब्वियसली। देन कम्स द पॉलिसी चॉइसेस एंड द एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज। तो दीज कैन बी द रीजंस एंड दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द मेन रीजंस जिनकी वजह से इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द डायमेंशंस, किन किन मल्टी डायमेंशंस में हम लोग इम्बैलेंस को समझ सकते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ऑब्वियसली द इनकम लेवल्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देन द सोशल डिस्पैरिटी, दैट इज द इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन पार्ट। द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, द रोड्स, द इलेक्ट्रिसिटी, द डिजिटल कनेक्टिविटी, द इरीगेशन फैसिलिटीज। देन कम्स द ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट की HDI इंडेक्स में कितना डाइवर्जेंस है, लिटरेसी कितनी है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है। Then comes the environmental vulnerability, droughts, floods, soil erosion, वहाँ की soil कितनी loosely packed है, tightly packed है, और climate की fragility तो हमेशा एक limiting development factor रहती है। Next comes the historical roots of disparity in India, कि हमारी हिस्टोरिकल रूट्स क्या हैं जिसकी वजह से डिस्पैरिटीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो द ओरिजिन्स ऑफ इंडिया रीजनल इम्बैलेंसेस लाई इन द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिसकी वजह से जो इम्बैलेंसेस है वो आज तक परसिस्ट रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनिशियली उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करा था, पोर्ट सिटीज़ में, क्योंकि उनको क्या करना था, यहाँ का सारा अच्छा सामान अपने देशों में भेजना था। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो सिटीज़ थी वो थी पोर्ट सिटीज़, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने रेलवे कॉरिडोर्स भी इस हिसाब से लिए, इन्होंने हिंटरलैंड्स को इग्नोर करा, इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फिर हमारी क्रिएट हुई ना, वो भी इन्हीं जगहों को डेवलप करने में लगी रही। तो मतलब एक तो कॉलोनियल वाले लोगों ने अपने पोर्ट सिटीज़ को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करा। उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल एरा आया तो उन्होंने सोचा कि जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है चीज़ें वहीं पे एक्सपेंशन करो। तो जो हिंटरलैंड्स है वो तो ऑब्वियसली तब भी इग्नोर थे, अब भी इग्नोर्ड हैं, तो आगे जाके भी इग्नोर्ड ही रहेंगे, जिसकी वजह से हम लोग आज भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स द कॉजेज। कॉजेज क्या क्या है, देखो, अनइक्वल रिसोर्स एंडाउमेंट। फॉर इंस्टेंस कि छत्तीसगढ़ झारखंड की जो बेल्ट है वहाँ पे मिनरल्स हैं बट लैक्स द लार्ज मार्केट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस। एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस बढ़ेगा तो वो लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं मार्केट्स को, कि आप अगर आपके पास सामान है तो मैं आपको इंटीग्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ कि आप मार्केट रीच आउट कर सकें। तो जो मार्केट एक्सेस की प्रॉब्लम है ना, एक्सेसिबिलिटी इज द प्रॉब्लम जो कि इंप्रूव हो सकती है, बट यहाँ पे मेहनत लगेगी, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस विल बी रिक्वायर्ड। देन कम्स द स्कूड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, अर्बन क्लस्टर्स हैं, बट ये क्या है, बाईपास करते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। ये क्योंकि आपको सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में नहीं मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दीज स्टेट्स।
नेक्स्ट कम्स द colonial legacy एंड द अर्बन प्राइमेसी। अंडरस्टूड कि कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एक ट्रेडिंग पोर्ट्स की सिटीज में रह गया, जिसकी वजह से जो मुंबई कोलकाता है ये इकोनॉमिक मैग्नेट्स बन गए, और जो रिसोर्सेज पुल हमने कर ली कहाँ से, जो इंटीरियर रीजन्स थे वो क्या है, आज तक अंडर डेवलप ही रह गए। ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट, जैसे जो लार्ज एरियाज हैं ईस्टर्न यूपी के, बिहार के, विदर्भा रीजन के, महाराष्ट्र में जो है वो अभी तक अंडर रिप्रेजेंटेड है इन मेजर सेंट्रल स्कीम्स फॉर द डिकेड। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है बट इन सेक्टर्स को ऐसे इग्नोर करती है जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर बजट नहीं आएगा या पैसे नहीं आएंगे तो इनका ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है। तो द कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस we see is environmental climatic constraints, the migration and the brain drain because of the loss of skilled and human capital, the regional imbalances, the political administrative neglect we have already talked about, then the colonial legacy and the urban primacy की एक ही जगह urban development है जहाँ पे colonial legacy boost up करी थी, then skewed investment patterns and the unequal resource endowment. दिस इज ऑलरेडी बिन टेकन इनटू कंसिडरेशन कि एनवायरमेंटल क्लाइमेट कंस्ट्रेंट कैसे रहते हैं। जैसे एग्जांपल एरिड जोन है। एरिड जोन मतलब सूखा जहाँ ज़्यादा रहता है, जहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती। जैसे वेस्टर्न राजस्थान है, ड्रॉट प्रोन है। ठीक है। बुंदेलखंड हो गया, हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लेस है। देन माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन किसको बोलते हैं, देखो बैकवर्ड रीजन्स often lose their skilled human capital to metros and developed states। जैसे ये हम नेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि IITN है, ठीक है, अच्छा पैकेज मिलेगा तो यूएस से चला जाएगा। ये ब्रेन ड्रेन है फॉर इंडिया नेशनल लेवल पे। और ये अगर हम इंटर कंट्री की बात करेंगे तो क्या है, मेट्रोज में हमारा जो ये एक पैटर्न दिखता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान मेट्रो सिटीज़ में रहता है तो वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन है उसको और डेवलपमेंट मिलता है, बट जो पीछे रह गया वो क्या है, अभी तक लेस डेवलप्ड भी रह गया। जैसे हमने माइग्रेशन देखा है बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, दिल्ली, सूरत, मुंबई चले जाते हैं, तो एक क्लियर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कम इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, इलस्ट्रेशंस फ्रॉम इंडिया। पर कैपिटा इनकम इज व्हाट, द एवरेज इनकम पर पर्सन अर्न्स। ठीक है। तो द डेवलप्ड रीजनल एग्जांपल्स एंड द बैकवर्ड रीजनल एग्जांपल्स हमने दो उसके कैटेगरी पे ब्रॉडली डिस्टिंग्विश करा है। पर कैपिटा महाराष्ट्र और हरियाणा की डेवलप्ड में आती है और बिहार झारखंड की बैकवर्ड में आ गई। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड देन अदर साइड इज उड़ीसा इंटीरियर एंड द छत्तीसगढ़। इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात एंड तमिलनाडु का एक्सट्रीमली सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू Eastern UP and Northeast Hills because of the ecological problems also. Then urbanization rate, Delhi NCR, Bangalore, then tribal Jharkhand and Vidarbha regions are the backward regions. Then health indicators, Goa and Sikkim better performing states in comparison to Bundelkhand and Kalahandi zones. Contemporary illustrations देखेंगे तो मराठवाड़ा, विदर्भा regions of Maharashtra डिस्पाइट बिंग ऑफ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा लैग करते हैं ये मुंबई पुणे के बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और पर कैपिटा के मार्क तक ही नहीं पहुँचते। तो इनका वो जो नोडल हमने पढ़ा था कि एक नोड बना दो और वहाँ से सारे हिंटरलैंड्स को कनेक्ट कर दो, तो ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा। वेस्टर्न उड़ीसा एंड सदर्न छत्तीसगढ़ में क्या है, बहुत ज़्यादा हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में क्या चक्कर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स रहते हैं बिकॉज ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे इकोनॉमिक वर्सेस एनवायरनमेंट की हमेशा से लड़ाई चलती है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मेवात है, दारंग है, दांतेवाड़ा है, ये सब क्या है, शार्प डिस्पैरिटी शो करते हैं इवन आफ्टर हैविंग द परफॉर्मेंस इंडिकेटर एट द हायर स्टैंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेंगे, देखो अनइवन डेवलपमेंट रहेगा, पॉकेट्स of high prosperity exist along the areas of chronic poverty, migration pressures हमेशा continuous रहेंगे, political discontent रहेगा और सेपरेटिस्ट की भावना हमें क्या दिखेगी, जैसे इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है माओइस्ट रीजन्स में, छत्तीसगढ़, इनर पार्ट्स ऑफ MP। ठीक है। स्टेटहुड की डिमांड रहती है, तेलंगाना जैसे एग्जाम्पल है। सोशल टेंशंस बहुत ज़्यादा रहेगी, जैसे जॉब रिजर्वेशंस की, पॉलिटिक्स की, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि स्कैंटी है ना रिसोर्सेज। तो देन कम्स द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, द फाइट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इकोलॉजिकल सुपीरियरिटी।
Then comes the government efforts. Government क्या efforts लगा रही है to reduce these imbalances? After all, it all comes down to the government. Backward regions grant fund. हमने दिया बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड्स, जो कि क्या है, लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों को स्पेशल फंडिंग देनी है. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, यहाँ पे जो सेंटर है ना, उसका एलोकेशन ज़्यादा जाता है in comparison to the state's budget. Then aspirational district program is a superior example we can use. Sectoral scheme मतलब सेक्टर स्पेसिफिक क्या है, गति शक्ति, जहाँ पे हम लोगों को लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को काउंटर करना है. डिस्ट्रिक्ट एज अ हब, जो हम लोग रीजन स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन करेंगे. और नेशनल सोलर मिशन एरिड जोन्स में, जहाँ की हम लोग क्या कर सकें, जो इकोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं उनको हम लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकें. एरिड जोन्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट्स रहती है, तो अच्छा है ना, हम लोग सोलर एनर्जी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या है, देखो डिस्पैरिटीज़ तो परसिस्ट है, बट हम लोगों ने डिजिटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन से कुछ नैरो कर दिए हैं गैप्स को. फॉर इंस्टेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज में ई कॉमर्स और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है. लोकल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए हैं जो कि टियर 2 सिटीज़ में हैं, जैसे कोयम्बटूर, इंदौर, वाराणसी, जयपुर हो गया, जहाँ पे हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्टअप करने के लिए हेल्प मिलती है. हमने एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स और MSMEs में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग उनको बढ़ावा देंगे, उनको फंडिंग देंगे, एलोकेशन बेटर करेंगे, तो ये एक तरीके से फ्यूचर बेनिफिट की तरह हम लोगों को दिखेगा. बट ठीक है, इसमें कुछ की चैलेंजेस हमेशा रहते हैं जो कि एक ग्रोथ के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और एक स्टैग्नेशन का हम लोगों को परिमाण देते हैं. बट स्टिल वी कैन वर्क ऑन इट एंड वी कैन पुट एफर्ट्स इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड द गवर्नेंस पार्ट. सो द रीजनल इम्बैलेंस इज merely a spatial economic, not just a spatial economic issue, but also social political challenge, जिसको multi level approach लगेगी for the participation at the grassroots level, just to have a efficient and economic perspective for the development. Now we will see the regional development strategies. It basically used to promote the balanced and inclusive growth, ताकि जो भी geographical regions हैं of the country, जो different पैरामीटर्स पे डिस्टिंग्विश्ड हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को करेक्ट कर सकें फॉर द हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ ब्रिजिंग एंड रीजनल गैप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हम लोग स्टिमुलेट क्या करना है, हमको इकोनॉमिक पोटेंशियल जो कि लैगिंग एरियाज़ में है, वहाँ पे हम लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं. इन कंट्रीज़ लाइक एरिया जहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज़ ऑलरेडी इतनी प्रोनाउंस्ड है बिकॉज ऑफ द वेरिड जोग्राफी, हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट एंड अनइवन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे रीजनल स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा स्पेशली क्रूशल हो जाती है. ठीक है, कहाँ पे, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पे स्पेसिफिक गोल्स, रिसोर्सेज एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हम लोगों को लगते हैं. वाई आर दीज रीजनल स्ट्रैटेजीज नीडेड? हम लोग स्पेशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकें, यूटिलाइज कर सकें रीजनल स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेज को, ओवर कंसंट्रेशन रखें अपना डेवलपमेंट का इन सिलेक्टेड मेट्रो सिटीज़, ये हम ना करें. ठीक है, ये हम लोगों को प्रिवेंट करना है. curb the mass migration and reduce the social tensions and promote the national integration. Then facilitate कर सकें हम sustainable use of land, water and human resources, and if we better allocate it, then it will result in the fruitful outcomes. Core approaches क्या रहती हैं, देखो बैलेंस डेवलपमेंट रखना है, कॉरिडोर बेस्ड स्ट्रैटेजीज रखनी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स को यूज़ करना है फॉर आवर रीजनल ग्रोथ. सेंट्रलाइज्ड से लेकर हमारा जो पाथ है वो कहाँ जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड. टॉप डाउन से कहाँ जाना चाहिए, बॉटम अप प्लानिंग. टॉप डाउन प्लानिंग अप्रोच क्या होती है कि सेंटर और स्टेट लेवल पे बन गया, देन अक्रॉस अलग अलग रीजन्स पे चला गया. इंडियन एग्जाम्पल्स क्या है, 5 ईयर प्लान फेल हो गया था, रीजनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आई थी कि कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी बिकॉज ऑफ द टॉप डाउन अप्रोच. अगर ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करता तो मे बी इट वुड हैव बीन सक्सेस. लिमिटेशंस क्या थी, देखो मे फेल इन कल्चरली इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन एंड लोकल एस्पिरेशंस आर ऑफन ओवरलुक्ड इन द टॉप डाउन अप्रोच. देन कम्स द बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हम डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम लोग लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देंगे. इंडियन एग्जांपल्स लाइक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 74th अमेंडमेंट से लेके आए थे, पीपल्स प्लान कैंपेन इन केरला, जहाँ पे हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज्ड बजटिंग करके और माइक्रो लेवल प्लानिंग करके हमने इतने फ्रूटफुल आउटकम्स दिए थे, जिसके बाद ये क्या है, बॉटम टू टॉप जो डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ
वर्किंग था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा था लोगों को। नेक्स्ट कम्स द विलेज डेवलपमेंट प्लान्स अंडर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसकी स्ट्रेंथ है लोकल ओनरशिप रहती है, माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनेबल्स द प्लानिंग फॉर द ट्राइबल एंड रिमोट रीजन्स। देन कम्स द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अप्रोच कि हम लोग को जो नैरो करना है ना गैप, वो इस तभी होगा जब हम लोग डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन्स दोनों पे रीडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसी सपोर्ट देंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लो। द बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, the special category status and the industrial promotion schemes we have already talked about. The challenges are still कि over dependence नहीं create और funds क्या है, कभी कभी क्या है corruption के चलते हुए, कभी कभी तो क्या मतलब corruption तो is a part of the system which we have to understand कि वो नहीं हो तो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल समवेयर। तो हम लोगों को उसका ध्यान रखते हुए ईमानदारी से सारी चीज़ें फंड्स एलोकेट करने चाहिए। नेक्स्ट कम्स द सेक्टर स्पेसिफिक एंड क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज। This strategy focuses on developing specific structures। जैसे सेक्टर्स अगर टेक्सटाइल में अच्छे हैं, एग्रीकल्चर में अच्छे हैं या फिर टूरिज्म में अच्छे हैं, आईटी में अच्छे हैं, तो हम लोग स्पेसिफिक गाइडलाइंस पे रखते हुए जोग्राफिकल क्लस्टर्स को सही कर सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, तिरुपुर हो गया तमिलनाडु का, सूरत हो गया। हैंडलूम एंड क्राफ्ट देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन्स अच्छे हैं पंजाब एंड आंध्र प्रदेश के, एंड आईटी क्लस्टर्स ऑफ मैंगलोर, हैदराबाद एंड नोएडा। देन कम्स द कॉरिडोर बेस्ड एंड अर्बन लेड स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन हब्स को एक कैटलिस्ट की तरह देखते हैं फॉर द ग्रोथ एंड बेनिफिट्स ऑफ पेरिफेरल एरियाज। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारतमाला एंड सागरमाला प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हुए कोस्टल डेवलपमेंट कराया, एंड स्मार्ट सिटीज मिशन जो हमने 2015 में स्टार्ट करा था, जो कि टीयर 3 सिटीज को केटर करता है। देन कम्स द थीमेटिक स्ट्रैटेजीज, जैसे हिल एरिया डेवलप कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की एप्पल इकोनॉमी, सिक्किम हमारा फर्स्ट स्टेट था ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल का। देन कम्स द ट्राइबल एरिया प्लानिंग, जहाँ पे हम लोग ट्राइबल वेलफेयर की बात करते हैं, वन बंधु कल्याण योजना के अंदर। एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल जो केवी स्कूल्स हैं वो ये चलाते हैं। ठीक है, देन कम्स द डेजर्ट एंड एरिड रीजन डेवलपमेंट, यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी, विंड, वाटर कंजर्वेशन, रेजिलिएंट क्रॉप्स में केटर कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इनिशिएटिव्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गति शक्ति फॉर लॉजिस्टिक्स एंड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग फ्रंटियर विलेजेस इन द बॉर्डर स्टेट्स को डेवलप करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन टू ब्रिंग द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल डिवाइड को केटर कर सकें, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज में दिखता है। चैलेंजेस क्या क्या है देखो, द फर्स्ट इज द डेटा गैप। ठीक है, द डेटा नीड्स टू बी केटर्ड कि हमारे पास एक स्टैट्स रहे, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन बना रहे। वन फिट साइड्स ऑल पॉलिसी इज नॉट पॉसिबल, यूनिवर्सलिज्म इन एनीथिंग इज नॉट गुड थिंग। तो हमें एक तरीके से टेलर्ड अप्रोच रखनी चाहिए, नॉट स्पेसिफिक अप्रोच। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑब्वियसली शुड बी रिड्यूस्ड। Cycle of regional development challenges, identify challenges, that is recognizing the diverse obstacles in development। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो सुधार कैसे करोगे। इंगेज करो स्टेक होल्डर्स को ताकि हमारा कोलैबोरेशन बढ़े अमंग द सेक्टर्स। एलोकेट करो रिसोर्सेज को टू एड्रेस द डिस्पैरिटीज। डेवलप करो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग द रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर द बेटर आउटकम्स फॉर द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। So that's all for this. Conclusion, we can see कि India have evolved from centralized investment driven models to decentralized participatory and sector focused frameworks, but we need to like enhance the effectiveness and efficiency in these parameters so that in the long term ये जो ट्रू बैलेंस है हमारा ये खराब नहीं हो, और ये जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, रीजन स्पेसिफिक इनोवेशंस हैं, इक्विटेबल पॉलिसी एग्जीक्यूशन है अक्रॉस इंडिया के डाइवर्स लैंडस्केप में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चले ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में चले। That's all for today's class. I hope you understand theme of this topic. Thank you so much.